Assalamu alaikum, dear students. Welcome back for our next lecture, which is on transcription. So I am following the same chapter of transcription, which is chapter 8 from Introduction to Genetic Analysis. In our last lecture, we have discussed there are few transcription factors which are important for transcription initiation in eukaryotes. Uh, इनके नाम भी हमने देख लिए थे कि ये इनके नाम है 7-8 जो थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बल्कि 6 थे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। सो द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो हमने डिस्कस किया था इज अ पार्ट ऑफ TF2D कम्प्लेक्स, यानी कि TF2D जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, उसके साथ ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये कम्प्लेक्स मिलता है। अच्छा, ये TF2D मैंने बताया 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो भी हमने पढ़े थे ये वाले, उनमें से TF2D है। तो ये टाटा बॉन्डिंग प्रोटीन के साथ मिलकर टाटा बॉक्स पे अटैच होते हैं, और फिर बाकी जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और RNA पॉलीमरेज 2 है, ये उनको अट्रैक्ट करते हैं और उसे कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स कहा जाता है। अच्छा, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए तो RNA polymerase 2 dissociates from the most of GTFs to elongate the primary RNA transcript. Obviously, जब टाटा बॉक्स पे चीज़ें अटैच होंगी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फिर जब फर्दर पार्ट ऑफ डीएनए को ट्रांसक्राइब करना है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है इट विल मूव फ्रॉम टाटा बॉक्स टुवर्ड्स जीनोमिक सीक्वेंसेस। वहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, जिसमें से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज इस तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और बाकी जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उनसे अलहदा हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वहीं पे अटैच रहेंगे टाटा बॉक्स के साथ, ताकि वो नेक्स्ट जो आरएनए पॉलीमरेज होगी उसको अटैक कर सकें, उसको अटैच करवा सकें टाटा बॉक्स के साथ। अच्छा, इस तरह फिर ये होगा कि एक से ज़्यादा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं और वो टाटा बॉक्स को रिकग्नाइज करती जाएंगी और उससे उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन करती जाएंगी, यानी कि एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन अभी किसी और स्टेज पे होगी और मीन वाइल उसकी ट्रांसक्रिप्शन दोबारा से नई तो दूसरा मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज का वो उसको स्टार्ट कर देगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि how the RNA polymerase 2 core able to separate from general transcription factors and start transcription, यानी कि जो RNA polymerase 2 है वो यहाँ तो अटैच थी, अब यहाँ से आगे वो कैसे मूव कर सकती है, या कौन सा ऐसा सिग्नल होता है, क्या होता है कि वो RNA polymerase इलोंगेशन स्टार्ट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कार्बोक्साइल टेल डोमेन, यानी कि जो RNA polymerase है उसके जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं उनमें से बीटा सब यूनिट, उसका एक पोर्शन है कि प्रोटीन का एक सेगमेंट है जिसको कार्बोक्साइल टेल डोमेन कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर इलोंगेशन प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर प्रोटीन है, एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का। पी जो है ये फॉस्फेट ग्रुप्स है, जैसे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे दूसरे ग्रुप इथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसी तरह ये फॉस्फेट ग्रुप्स है, इससे कुछ अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच होते हैं, तो इसको फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर ये फॉस्फेट ग्रुप से रिमूव हो जाए उसको डीफॉस्फोरिलेशन का नाम दिया जाता है। तो ये फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट है इसके काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए, इस कार्बोक्सिल टेल डोमेन के। अच्छा, अब ये जो कार्बोक्सिल टेल है ये उस एंजाइम की उस जगह पे प्रेजेंट होती है कि जहाँ से जो नया आरएनए बन रहा है, नीसेंट आरएनए, उसने पॉलीमरेज से बाहर निकलना है। तो जैसे वो पॉलीमरेज कम्प्लेक्स से बाहर निकलता है उस जगह पे जैसे ये कार्बोक्सिल टेल डोमेन होता है। अच्छा, the initiation phase ends and the elongation phase begins after the CTD has been phosphorylated by one of the general transcription factors. अब जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पे अटैच हुए थे उनमें से कोई एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस कार्बोक्साइल डोमेन टेल डोमेन को फॉस्फोरिलेट कर देता है, मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। तो जैसे ही इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है उस वो एंजाइम आगे मूव करना शुरू कर देती है, एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
So the phosphorylation is thought to somehow weaken the connection of RNA polymerase to the other proteins of the pre-initiation complex and permit elongation. तो obviously ये जो फॉस्फोरिलेशन होती है इसके बाद इस एंजाइम का बाकी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ लिंक वीक हो जाता है और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. So CTD also participates in the other critical phases of RNA synthesis and processing. ये हम बाद में देखेंगे. अच्छा नेक्स्ट जो था वो स्टेप था इलोंगेशन टर्मिनेशन एंड प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स. अब ये क्या होता है? So long elongation takes place inside transcription bubble. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उस रीजन को वो जो रीजन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम कहलाता है. तो नेसेंट आरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए ये ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इनके फेट्स डिफरेंट होते हैं. वो कैसे हैं कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है. तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए प्रोड्यूस होता है उसकी ट्रांसलेशन उसी जगह पे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है. यूकैरियोट्स में जो आरएनए है उसने पहले न्यूक्लियस से मूव करना है आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इन साइटोप्लाज्म देयर आर राइबोसोम्स जहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होगी. तो उसने मूव करना है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. तो उस मूवमेंट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए या मतलब कि आरएनए में कोई डिग्रेडेशन ना हो तो उसमें फिर आरएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं. इसको आरएनए प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है. ये पोर्शन. सो इन ये चलिए उसको समराइज कर लेते हैं डिफरेंसेस को. तो इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन बिगिंस एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द नेसेंट आरएनए व्हाइल द 3 प्राइम एंड स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड. वही जो बात अभी मैंने की है कि प्रोकैरियोट्स में जैसे ही आरएनए बनता है दूसरा एंड उसका जो बन चुका होता है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है एट द सेम प्लेस क्योंकि वो न्यूक्लियस होता नहीं उसमें. लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए है इट मस्ट अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर इट कैन बी ट्रांसक्रिप्टेड. ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग क्यों नहीं? क्योंकि उसने न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म में जाना है. तो मेन वाइल इस मूवमेंट में आरएनए कहीं डिग्रेड भी हो सकता है, मिसप्लेस भी हो सकता है, यानी कि राइबोसोम्स में जाने के बजाय वो किसी और ऑर्गेनेली में पहुंच सकता है. तो उसको इंश्योर करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए में. उनमें सबसे पहला ये है एडिशन ऑफ ए कैप एट द 5 प्राइम एंड. जो आरएनए नया बनता है उसके एक एंड पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मजीद ऐड कर दिए जाते हैं जिसको 5 प्राइम कैप का नाम दिया जाता है. फिर उसके बाद उसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि इंट्रॉन्स एक्सॉन्स होते हैं. इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है. इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं. और फिर उसके बाद जो 3 प्राइम एंड उसका होता है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स काफ़ी सारे ऐड कर दिए जाते हैं जिसको पोली ए टेल का नाम दिया जाता है. याद रखें ये सारा कुछ जो है ये मैसेंजर आरएनए के साथ होता है. बाकी जो दूसरी टाइप्स हैं आरएनए की माइक्रो आरएनएज हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज थे तो उनका प्रोसेसिंग थोड़ा डिफरेंट होता है. इन जो मैसेंजर आरएनए जिसमें मैसेज इनकोडेड होता है और जिससे प्रोटीन बननी है उसकी प्रोसेसिंग इन तीन चीज़ों से होगी. अच्छा, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. पहले ये कहा जाता था कि जी आरएनए पहले बनता है पूरा, बनने के बाद उसमें ये सारी प्रोसेसिंग होती है. लेकिन अब जो रिसेंट फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक ये है कि जब आरएनए बन रहा होता है उसी वक्त उसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाती है. तो अगर आरएनए बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हो उसमें मॉडिफिकेशन हो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं. और अगर आरएनए बन रहा है जिस वक्त उसी दौरान ही उसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाए उसको को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं. तो वो ऑब्वियसली जैसे ही वो उस ट्रांसक्रिप्शन लेवल से बाहर निकलता है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है. ये वाला जो आरएनए. तो अब सीटीडी जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल है इस प्रोसेसिंग में. सीटीडी है क्या? इट इज कंपोज ऑफ मैनी रिपीट्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ 7 अमीनो एसिड्स. तो 7 अमीनो एसिड्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं आपस में जुड़े हुए हैं उस पोर्शन को सीटीडी कहा जाता है. So the repeats serve as binding sites for some of the enzymes
and other proteins that are required for RNA capping, splicing and cleavage followed by polyadenylation. तो ये CTD जो है ये उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है आरएनए के। तो ये वही बात है जो कि आरएनए जैसे ही उस कम्प्लेक्स से बाहर निकलता है उसके बिल्कुल करीब ये सीटीडी भी प्रेजेंट होती है। तो ये सीटीडी फिर उसकी प्रोसेसिंग को कोरिलेट करती है या कोऑर्डिनेट करती है। तो ये फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन की हमने बात की थी कि जो इसकी मॉडिफिकेशन होती है सीटीडी की, में फास्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं, इनको फास्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन का नाम दिया जाता है। तो जो फास्फोरिलेशन स्टेट है ये डिटरमिन करेगी कि कौन सी जो प्रोसेसिंग प्रोटीन है वो बाइंड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 जगह पे फास्फेट ग्रुप्स ऐड हैं तो हो सकता है कि उसमें कैपिंग ऐड हो जाए। अगर 6 जगह पे फास्फेट ग्रुप्स ऐड हैं तो हो सकता है उसकी सप्रेसिंग स्टार्ट हो जाए। इस तरह अगर ज़्यादा फास्फेट ग्रुप्स ऐड है तो हो सकता है कोई दूसरा प्रोसेसिंग का स्टेप स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब जो प्रोसेसिंग है उसके 3 जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोसेसिंग ऑफ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो जैसे ही मैंने कहा था जी आरएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज से बाहर निकलना शुरू होता है, उसके साथ एक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया जाता है जिसको कैप कहते हैं, ये 5 प्राइम एंड पे। तो ये थोड़ा सा उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि जी ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कम्प्लेक्स है, ये उसकी कार्बोक्सिल टेल्ड मेन है। ये आरएनए बन रहा है, इसका 3 प्राइम एंड है जहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। ये 5 प्राइम एंड है जो बबल से बाहर है और उसके यहाँ पे कैप ऐड कर दी। तो कार्बोक्सिल टेल्ड मेन और जो आरएनए के दोनों के दरमियान में कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स अटैच होती है जिसको कैपिंग एंजाइम्स का नाम दिया जाता है। अब इस कैप के दो फंक्शंस हैं। एक तो ये कि इट प्रोटेक्ट्स आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन इन इट्स लॉन्ग जर्नी टू द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम तक पहुंचने के लिए अ, उसको ये प्रोटेक्ट करती है कि वो डिग्रेड ना हो जाए। सेकेंडली, कैप इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में भी ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, ये तो हमने 5 प्राइम, जैसे आरएनए पूरा बन जाता है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन मतलब उसकी ट्रांसलेशन चलती रहती है अनटिल एक सीक्वेंस आ जाता है जिसको डबल ए यू ट्रिपल ए या ए डबल यू ट्रिपल ए, इस एंड पे 3 प्राइम एंड पे एक सीक्वेंस आ जाता है। इंजाइम जैसे ही उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करती है वो कुछ 20 न्यूक्लियोटाइड्स मजीद आगे जाती है, मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स मजीद जो है आरएनए को सिंथेसाइज करती है और फिर उसके बाद वहाँ से कट कर देती है। कट करने के बाद उसके अंदर तकरीबन 150 टू 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स उसके साथ अटैच कर लेती है जिसको पूली टेल का नाम दिया जाता है। तो इसलिए जो ये वाले सीक्वेंस हैं दोनों, डबल ए यू ट्रिपल ए या दूसरा जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसको पोली एडिनाइलेशन सिग्नल कहते हैं, यानी कि एंजाइम जैसे ही सिग्नल को डिटेक्ट करेगी उससे तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके आरएनए को कट कर देगी। कट करने के बाद उसमें 150 टू 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग, मतलब उसमें से जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की प्रोसेसिंग है। तो जैसे ही इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स ज्वाइन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स ऑब्वियसली ये मुख्तलिफ स्पीशीज में मुख्तलिफ जीन्स के लिए इनका साइज मुख्तलिफ होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रोक्रियोट्स हैं उनमें तो इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। फिर जो लोअर प्रोक्रियोट्स हैं फॉर एग्जाम्पल उनमें इंट्रॉन्स कम होते हैं। हायर प्रोक्रियोट्स जो हैं और यूकैरियोट्स सॉरी जो हैं उनमें इंट्रॉन्स ज़्यादा होती है। इवन स्पीशीज टू स्पीशीज या जीन टू जीन भी वेरी करते हैं। इवन ह्यूमंस में कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनमें कोई इंट्रॉन नहीं है और कुछ इंट्रॉन्स ऐसे भी हैं, जीन्स ऐसे भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यीस्ट की बात करें तो उसके तकरीबन 6300 जीन्स हैं टोटल। उनमें से तकरीबन 200 जीन्स हैं जिनमें इंट्रॉन्स हैं, बाकी में नहीं।
इसी तरह मतलब मैमल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसका जो साइज़ है मैमल्स में वो तकरीबन 2000 न्यूक्लियोटाइड्स है, एक एवरेज जो इंट्रॉन है उसका साइज़, और एक्सॉन का साइज़ तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो अब आप देख लें कि जो इंट्रॉन्स हैं उनका साइज़ 2000 न्यूक्लियोटाइड्स है, और इंट्रॉन्स जो हैं उन सॉरी एक्सॉन्स का साइज़ 200 न्यूक्लियोटाइड है। ऑब्वियसली जो इंट्रॉन्स हैं ये नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, वो डीएनए के अंदर ज़्यादा हैं। जो कोडिंग रीजन्स हैं या एक्सॉन्स हैं उनका साइज़ कम है, वो कम है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में एक दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जीन है, उसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि उसमें टोटल 79 एक्सोन्स और 78 इंट्रोन्स हैं, और टोटल जो उसका जीन का साइज है वो 2.5 मिलियन बेस पेयर्स। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी जीन। अच्छा, अब अगर इसमें से देखें तो जो 79 एक्सोन्स हैं उनमें से सिर्फ 14,000 न्यूक्लियोटाइड्स, 2.5 मिलियन टोटल बेस पेयर्स हैं, उसमें से सिर्फ 14,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कोडिंग है, बाकी सारे के सारे नॉन कोडिंग है। अच्छा, स्प्लाइसिंग की एक और टाइप है जिसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। आपने शायद शुरू में डिस्कस किया था हमने कि ह्यूमंस में तकरीबन 20 to 25,000 जीन्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बनती हैं ह्यूमंस में वो मोर देन 100,000। तो उसका मतलब ये है कि स्प्लाइसिंग उसकी एक मतलब रीज़न जो है वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।